चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन पे थे। यानी घटनाक्रम। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। और इसमें हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, सिर्फ फ्रेमिंग करके छोड़ दिया था, याद है? कि एक तो हमें देखना है यहाँ पे बिस्मार्क के बारे में, है ना, उसके व्यूज़ के बारे में देखना है कि आखिर उसका कैसा है विचार, है ना। तो व्यूज़ ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क का दृष्टिकोण। और दूसरा यहाँ पे देखना है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी रक्त एवं लौह की नीति। और इसके तहत हमने बताया कि 3 बैटल देखने हैं। बैटल नहीं, वार का है। अच्छा, वार और बैटल में क्या फर्क है? अच्छा, और बैटल को भी हिंदी में युद्ध बोलते हैं और वार को भी युद्ध बोलते हैं, नहीं? वार और बैटल सुने होंगे ना ये। और देखो, ये इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी की किताबें कभी गलती नहीं, सॉरी, इंग्लिश की किताबें कभी गलती नहीं लिखती। हिंदी वाले हर चीज़ को युद्ध लिख देता है। कर्नाटक का युद्ध भी लिख देगा, पलासी का युद्ध भी लिख देगा। देखो ना, पलासी युद्ध भी लिखता है, कर्नाटक युद्ध भी लिखता है, प्रथम विश्व युद्ध भी लिखेगा। तो युद्ध 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 खूब लिखता है, नहीं? लेकिन इंग्लिश में एकदम आप देखिएगा, कभी भी प्लासी के लिए वार इस्तेमाल नहीं हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए बैटल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड नहीं लिखा, है ना। एक अंतर होता है जो सब पे क्षेत्र वाला भी होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। ऐसे संघर्ष जो एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं, कुछ घंटे, एक दिन, वो बैटल है। और जो एक से अधिक दिन लगता है, वो सब वॉर है। 2.5 घंटे का प्लासी कितने देर, कितने घंटे का हुआ था? मात्र 2.5 घंटा। हाँ, ये वार है, ये सब बैटल नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय हो गया ना। एक दिन से जो भी अधिक हो जाएगा, 2 3 4 5, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, तो उन सबको बैटल नहीं लिखा जाता। अब देखिए, कई सारे वार में छोटे छोटे बैटल्स होते हैं। अरे बात समझ में? तो कई सारे वार होंगे, और वार में क्या होंगे? छोटे छोटे बैटल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है और मुझे आगरा पे कब्जा करना है, एक दिन में आगरा कब्जा करके खत्म, तो आगरा का बैटल हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर ये पूरा आगरा किंगडम पे कब्जा करने की बात हो रही है, तो किंगडम तो बहुत बड़ा हो गया। आ रही बात समझ में? एकदम मैंने एक ही लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक दिन में, कुछ घंटों और एक दिन में जब कोई समाप्त हो जाए तो उसे बैटल कहते हैं, और एक दिन से ज़्यादा चलता है तो उसे वार कहते हैं। ठीक है। पति पत्नी के झगड़े को क्या कहा जाता है? युद्ध कहा जाता है। वो कभी खत्म होने वाला नहीं होता। कभी खत्म होता है? नहीं। इसी तरह से आप सुने होंगे, जैसे वाक युद्ध, है ना, स्पीच वार। अब ये एक दिन में नहीं, एक दिन में खत्म, वो हमेशा नहीं होता है कि उसको ताना मारना, ये करना। तो ताना एक दिन मार के खत्म हो जाता है, जब मौका मिलता है तब मारते हैं, नहीं? इसी कारण तुम देखो, शीत युद्ध अपना टॉपिक होगा, कोल्ड वार, उसको हमने कोल्ड बैटल नहीं पढ़ा। कोल्ड वार, भले उसमें युद्ध नहीं हुआ, हिंसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मारकाट नहीं है, तलवारें नहीं चली, बम नहीं फटे, लेकिन एक युद्ध का माहौल क्रिएट हुआ और वो लंबा चला,
है ना, 45 से लेकर 1945 से लेकर 1991 तक, 91, 1945 टू 1991, 91 में जब आप देखिएगा कि सोवियत यूनियन, यूएसएसआर बेसिकली स्प्लिट कर गया, कई हिस्सों में बट गया, तब जाकर वो खत्म होता है। क्लियर है? तो खैर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि वॉर विथ डेनमार्क, वॉर विथ, आप सब लिखे हैं? वॉर विथ फ्रांस, फ्रांस के युद्ध के लिए अब देखोगे तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, फ्रैंको प्रशावार। तो फ्रैंको प्रशावार अगर लिखा रह जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसी के बात हो रहा। और इसी को कई बार हम देखते हैं किताबों में सेडान का युद्ध भी लिखा जाता है, वॉर ऑफ सेडान। तो बेसिकली फ्रांस और इसके बीच में जो सबसे बड़ा युद्ध है वो सेडान वाला ही है, तो इसी कारण इसको सेडान का युद्ध भी कहा जाता है, इसको फ्रांस के साथ युद्ध भी कहा जाता है, इसको फ्रैंको और प्रशा युद्ध भी कहा जाता है, एक ही बात है सब। जनरली हम लोग लिख देते हैं कि वॉर विथ फ्रांस। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं, ये बिस्मार्क बेचारा है कैसा आदमी। कोई भी, जब आप किसी भी देश के भी डिप्लोमेटिक व्यक्ति की बात अगर आप करते हैं ना, तो जो अपने राष्ट्र के प्रति सचेत रहेगा, राष्ट्र के लिए सोचेगा, है ना, अपने नेशन के लिए काम करेगा, वो अपने नेशन के लिए एकदम स्ट्रांग रहता है और सही रहता है, लेकिन दूसरे नेशन के लिए विलेन रहेगा। आ रही है बात समझ में? वो दूसरे नेशन के लिए क्या रहेगा? विलेन के रूप में रहेगा, लेकिन वो जिस राष्ट्र से संबंध रखता है उसके लिए वो हमेशा मजबूत रहेगा और हीरो के रूप में रहेगा। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे एक बात कहा जाता है कि ईमानदार और शरीफ और अच्छे इंसान कभी करोड़पति हो ही नहीं सकते। अब जो लोग करोड़पति घर वाले होंगे तो वो अपने दिल पे मत लेंगे, है ना, ये कहा जाता है कि जब तक गद्दारी नहीं करेंगे, जब तक धोखा नहीं करेंगे, तब तक करोड़पति आप बन ही नहीं सकते। अक्सर ईमानदार और सिद्धांतों पे चलने वाले दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर रहते हैं। अरे बात समझ में? बिजनेस में भी अब देखिए, अगर बिजनेस में राइवलरी ना रहे तो दूसरा आपको बर्बाद, और आप उसी तरह से ना मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आप नहीं करेंगे तो सामने वाला करेगा नहीं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आप नैतिकता वगैरह की दांव पे मत लगाइए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। यहाँ पे इथिकल वैल्यूज अगर देखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि युद्ध मैदान में सिर्फ एकमात्र नैतिकता होनी चाहिए कि अपनी विजय और सामने वाले की पराजय, बस बस यही सिर्फ इथिकल वैल्यू है। नहीं, बॉर्डर पर चले गए, सामने उधर भी इंसान है इधर भी इंसान है, अब तो वो मानव की हत्या कैसे करो, है ना, वो भी हमारे ही तरह है, नहीं वो भी इंसान है हम भी इंसान है, मैं उस पर गोली कैसे चलाऊं, तुम नहीं चलाओगे, वो चला कर चला जाएगा। तो वहां मानवतावाद नहीं काम आएगा ना। अरे बात समझ में? अगर सैनिक नैतिक हो जाए तब तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर तो दूसरा तो कब्जा कर ही लेगा हमारे ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे खास करके अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में ये सब नैतिकता वैतिकता सब बकवास की बातें हैं। यहाँ पे क्या नैतिकता है? आपका नेशनल इंटरेस्ट। अरे बात समझ में? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित आपका इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए इथिकल वैल्यूज है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से मजबूत बनाते हैं, कैसे करते हैं, इसी से मतलब है। क्लियर है? एक बार, हालांकि ये विवादित है, बहुत पहले जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे गुरुजी मतलब समझाते थे, हम लोग से बहुत सीनियर थे, तो जैसे इंटरव्यू, अभी तो उटपटांग टाइप के सब पता ना क्या क्या पूछते रहते हैं आपसे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे सब इंटरव्यू में,
है ना, जबकि इंटरव्यू में आपसे कॉन्सेप्ट वाला लॉजिकल टाइप का नहीं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाना। अच्छा, इसीलिए तो बना था इंटरव्यू, क्या कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की टेस्ट करने के लिए प्रीलिम्स है आपके पास, नहीं कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास मेंस है, और आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्विक डिसीजन कैसे ले रहे हैं, इसके लिए आपका इंटरव्यू बनाया गया। तो एक मुस्लिम कैंडिडेट से पूछा और उनसे ये पूछा कि आप अपने धर्म का पालन करते हैं, तो बोले कि बिल्कुल, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, रोज़ा रहते हैं तो रहते हैं, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं सब पालन करते हैं तो करते हैं। कभी आपने शराब नहीं पिया तो नहीं, आगे कभी नहीं पीऊँगा। तो बोला कि एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको भारत का अमेरिका में राजदूत बना दिया गया हो, ठीक है, और भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक डील साइन करने के लिए आपको नियुक्त किया है, और वो डील भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूरोपियन कल्चर में शराब तो आप समझ सकते हैं कि आम बात है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन है ना, वो तो किया जा रहा है कि मतलब कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो कहा कि वहाँ पे पार्टी हो रही है और डील साइन करने से ठीक पहले वहाँ के राजनयिक आपसे कहता है कि जब तक आप हमारे साथ पैक से पैक नहीं मिलाएंगे हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? धर्म संकट है। अब एक रिलीजियस माइंडसेट वाला व्यक्ति के लिए तो आप समझ सकते हैं ना, आमतौर पे दूसरे अगर जनरल बात होगा तो क्या कहेंगे, छोड़ दूंगा लेकिन हम शराब नहीं पिएंगे। उसका जवाब बहुत शानदार था, उनका सिलेक्शन भी हुआ। उन्होंने कहा कि वैसे तो किसी भी कीमत पे नहीं पिएंगे, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट होगा वहाँ पे रिलीजन कोई माने नहीं रखता। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसका मतलब अब एक बार कहा कि वहाँ पी लिए, तो अब यार अब तो एक बार पी ही लिए है तो फिर अब पीते रहे नहीं, दबाव में आकर रिलीजन भी कहता है, बुद्ध ने क्या कहा था कि ऐसे मांस नहीं खाना है, लेकिन जब आपके पास में कोई विकल्प ना हो, भूख से आपकी मृत्यु होने वाली है और खाने के लिए सिर्फ आपके पास में क्या है, मांस ही है, तो ऐसी स्थिति में आप मांस खा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल सिद्धांत है। आ रही बात समझ में? अब बुद्ध के, अब यहीं पे इसी कारण जैनिज्म और बुद्धिज्म में आप देखिए, बुद्धिज्म ज़्यादा फला फूला और जैनिज्म खाली भारत में ही, भारत से बाहर एक भी जैन कंट्री मिलेगा आपको, लेकिन भारत से बाहर बुद्धिस्ट कंट्री खूब है, संख्या भी अच्छी है। जैनिज्म चाहे कहता है मर जाओ, लेकिन फिर भी आपको मांसाहार नहीं करना है कंप्लीटली, मतलब बैक्टीरिया वायरस की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है ये। और बुद्धा यहाँ पे क्या हो गए, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। जैसे आप देखिएगा जैन धर्म में जो साधु लोग होते हैं, खास करके जो ये आपको दिगंबर संप्रदाय के, एक तो नग्न अवस्था में रहेंगे, एक हाथ में पूछिया रहेगा मोर का पंख वाला, और उनको कभी भी आप चप्पल पहने हुए नहीं देखेंगे, खाली पैर, कहीं भी जाना होगा खाली पैर ही। बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, आप उपानह, पाली भाषा में उपानह चप्पल जूते को कहा जाता है, बुद्ध कहते हैं कि उपानह पहन सकते हैं। अरे बात समझ में? अब ये बताओ, अब उस समय का जरा जमाना याद करो। अरे भाई साहब, आज तो इतना बढ़िया अपने रोड हैं, है ना, खूब एकदम फिनिशिंग वाला है, तब भी आप नंगे पैर चल सकते हैं क्या? नहीं ना। उस समय रोड कैसा है, पथरीली, जंगल, पहाड़ों वाला, और ऐसे में सन्यासी घूम रहे हैं ना। जैसे सनातन में आप देखिएगा कि लकड़ी के खराओं का कॉन्सेप्ट है, तो उस समय अब चमड़ा नहीं, क्योंकि चमड़ा, अगर चमड़े के जूता आप पहनते हैं तो इसका मतलब आपने पशु हत्या एक्सेप्ट कर लिया है। इसी कारण प्राचीन भारत में लेदर का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेदर का सबसे पहला प्रोडक्ट इस्तेमाल होने का समय कब है, पोस्ट मौर्य। जब पोस्ट मौर्य में महायान कनिष्क शासक बनता है और उसने महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया, और महायान बुद्धिज्म में पशु हत्या है, एनिमल स्लॉटर है, तो राज्य ने जब उसे एक्सेप्ट किया तब वहां से चमड़े की वस्तुएं बनना शुरू होती हैं। उससे पहले चमड़े की वस्तु नहीं मिलेगा। क्लियर है? और मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा लोग उसका कोई प्रयोग नहीं करेगा।
लेकिन धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा। तभी तो घोड़े में चमड़े का जीन, लगाम, ये सब पोस्ट मौर्य का है। घोड़े का जो लगाम नहीं होता है जो आज हम देखते हैं चमड़े का, और जीन आप देखे होंगे इतना बड़ा उसके ऊपर जो रखा जाता है और नीचे कसा जाता है, ये मौर्य काल से पहले, मौर्योत्तर काल से पहले ये सब चमड़े का नहीं था, ये रस्सियों का, दूसरे प्रोडक्ट का बनाया जाता था। पोस्ट मौर्य से ये सब इस्तेमाल हुआ, इसलिए वहां से देखिएगा कि हॉर्स राइडिंग बहुत मजबूत हो गया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे वही हमारा सिर्फ एक लाइन बताने का मतलब ये था कि इसका मतलब कि बिस्मार्क जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, वो सिर्फ अपने प्रसा के लिए, या वही बाद में जर्मनी हो जाएगा, तो प्रसा के लिए सोचेगा। और ये जब सोचेगा या कोई भी कार्य करेगा तो ये नैतिक है या अनैतिक है, उससे इसे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा देश कैसे मजबूत मजबूत हो जाए, है ना। और ऐसा अप्रोच रखने वाले शासक को, नेता को हम लोग कहते हैं कि ये कैसा है, तो रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक पॉलिसी है इसका, यानी यथार्थवादी नीति है। अभी सब लिखाऊंगा, खाली पहले समझा देते हैं आपको। आप लोग भी चाहे तो पॉइंट में याद करने के लिए ये सब बुलेट पॉइंट्स है कि मतलब बिस्मार्क लिखते समय इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो अप्रोच कैसा है इसका, रियलिस्टिक है ना। रियलिस्टिक अप्रोच वाला ये व्यक्ति है। यथार्थवादी, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, यथार्थवादी। अब यहाँ पे वास्तविक मत लिखिएगा, हालांकि रियलिस्टिक का मतलब दोनों होता है, वास्तविक भी होता है और यथार्थवादी भी होता है, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वास्तविक की जगह पे यथार्थ ज़्यादा बेहतर लगता है। तो यथार्थवादी इसकी राजनीति है कि सिर्फ अपने बारे में, मतलब अपने बारे इन द सेंस जर्मनी के बारे में, यानी फ्रांस के, सॉरी प्रशा के बारे में ये सोचेगा। क्लियर है? जितने भी से ये संघर्ष कर रहा है या जो करेगा, उनका एकमात्र इसका उद्देश्य यही रहेगा कि हर हाल में हम ही आगे बढ़े और बाकी मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई विशेष मतलब हमें नहीं होना चाहिए। और एक अच्छा राजनीतिज्ञ के लिए ये बढ़िया बात मानी जाती है कि जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो, जो ये क्वालिटी हो, तो वो बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि जर्मनी का एकीकरण का प्रयास बिस्मार्क के आने से पहले नहीं हो रहा था। बिस्मार्क के आने से पहले भी लोग कर रहे थे, प्रशा के लोग कर रहे थे, लेकिन किसी को विशेष सफलता मिल नहीं रही थी। लेकिन ये सफलता तब मिली जब बिस्मार्क जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति मिलेगा। देखो ना, हमारे पास में ब्यूरोक्रेट्स अच्छे होते हैं ना, लेकिन ज़्यादातर ईमानदार अच्छे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको नेताओं का सहयोग नहीं मिलता है। अरे बस समझ में, और ना मिलने के कारण वो बेचारे दुबके रहते हैं। और जैसे कभी कोई एक बढ़िया नेता आ जाता है और थोड़ा सा कमान दे देता है, छूट दे देता है, तो फिर देखिए भाई साहब वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाता है कि ना ये बात। तो ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते हैं ना कि पूरी तरह से राजनीति पे निर्भर रहती है ना। तो बिस्मार्क एक टैलेंटेड व्यक्ति था और इसने अपने टैलेंट दिखा चुका था। क्यों, कहाँ, इससे पहले यह प्रशा की तरफ से रूस में, फ्रांस में एम्बेसडर रह चुका था। बिस्मार्क जो था ये रूस में और फ्रांस में एम्बेसडर रह चुका था, राजदूत रह चुका था, और इसलिए इसकी पॉलिसीज से लोग भी अवगत थे। लेकिन ये बेचारा कुछ कर पा नहीं रहा था क्योंकि शासक इसके फेवरेबल नहीं था। लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई और प्रशा में एक शासक बना जिसका नाम था विलियम फर्स्ट। अरे बात समझ में? और विलियम फर्स्ट ने इसको पहचाना। अब ये पर्सनालिटी आपके सामने आएगा। विलियम प्रथम जैसे ही राजा बनता है तो इसने, पहले मैंने आपको चर्चा किया था कि इसने सोचा कि हम कैसे प्रशा को ताकतवर बनाएं। तो प्रशा तब तक ताकतवर नहीं जब तक इसकी आर्मी ताकतवर नहीं। प्रशा की आर्मी तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। और एक ताकतवर आर्मी को बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कौन देगा, कौन पास करेगा, पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट की अनुमति को पैसा राजा को भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए राजा ने प्रयास किया था पार्लियामेंट को कि आप लोग थोड़ा फंड कीजिए, पैसा दीजिए ताकि हम आधुनिक सेना का निर्माण कर सके। पार्लियामेंट ने इसको खारिज कर दिया, मना कर दिया। जब मना कर दिया तब इसको लगा कि एक हमारे ही सोच जैसा एक व्यक्ति को और होने की ज़रूरत है
जो बाकी सब काम कर सके, क्योंकि राजा के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। अब जैसे देखो ना, आज भी भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन आज तक आपने राष्ट्रपति को कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखे हैं किसी मामले में? चुपचाप। कौन करता है? पीएम करता है, क्योंकि वही हमारा कार्यकारी प्रधान है। अरे बात समझ में? राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र के लिए बैठे रहते हैं या बैठी रहती हैं, जो भी है। यहाँ पे अभी कौन है? मुर्मू है। मुर्मू है ना? हाँ। तो तो इसी प्रकार से इसने सोचा कि क्यों ना हम अपना प्राइम मिनिस्टर एक नियुक्त कर दें, और बिस्मार्क इसके लिए बेहतर था। तो जर्मनी में उस समय प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता, उसका मतलब भी प्रधानमंत्री ही आप लिखिएगा हिंदी में, इंग्लिश में लिखा जाता है उसको चांसलर। तो इसी विलियम फर्स्ट ने अपना प्राइम मिनिस्टर किसको बना दिया? बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क राजा की तरफ से पार्लियामेंट में होगा और यही प्रतिनिधित्व करेगा राज्य का। जब ये बनता है और वहां जाता है और ये फिर कहता है कि भाई पैसा चाहिए सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए, तो सांसद सदस्य सब बकवास करने लगे और इसको बोले चुपचाप बकवास ना करो, चुपचाप बैठा, पैसा वैसा ना मिलेगा। तो ये जोश में आ जाता है। बोलता भी बहुत बढ़िया था। बोलता है कि खाली भाषणों से और मेजोरिटी के निर्णय से देश नहीं चलता है। देश मजबूत होगा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से, रक्त एवं लौह की नीति से। इसका मतलब है शक्ति के माध्यम से जर्मनी मजबूत होगा। जर्मनी को मजबूत यानी प्रसा को मजबूत करने के लिए आपके भाषण की जरूरत नहीं है ना? और जनता को मूर्ख बनाने के लिए भाषणबाजी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब देश को मजबूत करना हो तो भाषण से नहीं, कार्य करने से होता है। और ये तभी होगा जब एक मजबूत सेना होगी। फिर भी संसद के सदस्यों ने बिस्मार्क के ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं रहा है, भग 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 रहेगा। राजा और ये दोनों बेचारे मिले, दोनों दुखी हुए। तो बिस्मार्क कहता है कि राजा ये बताइए, आप तो सबसे बड़े हैं, आप चाहे तो पार्लियामेंट को तो बर्खास्त कर ही सकते हैं नहीं, और अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके आप पैसा भी निकाल सकते हैं। इसी ने उनको सलाह दिया। बस विलियम प्रथम ने इस मौके को भुनाया और अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पैसा निकाल लिया, और वो पैसा निकला और बिस्मार्क के नेतृत्व में एक बेहतरीन सेना का गठन हुआ। और जैसे ही इसके पास में शानदार सेना का गठन होगा, तो अब बिस्मार्क चुपचाप बैठेगा नहीं। अब बिस्मार्क सोचेगा कि भाई अब जितना जल्दी हो सके जर्मनी का एकीकरण कर लिया जाए। लेकिन जब यह एकीकरण करने के बारे में सोचेगा तो इसे पता चलेगा कि 3 लोग हमारे कट्टर दुश्मन हैं। याद है? डेनमार्क आपके ऊपर में है, याद आ रहा है? ऑस्ट्रिया आपके नीचे में है, और फ्रांस आपके इस साइड में है, याद आ रहा है कुछ? और कभी ये तीनों की अपनी अपनी समस्याएं थी। एक तो नंबर 1, कोई भी पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। ये भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है भाई साहब, और होना भी चाहिए। नहीं, हम अपने पड़ोसी की मदद भी करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे कि जिससे हमारे मदद से वो बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए। अच्छा, याद रखना एक बात, ये भी याद रखना, कौटिल्य भी ये बात कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अगर बहुत मजबूत नहीं होने दें तो पड़ोसी को एकदम कमजोर भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी भूखा नंगा गरीब हो गया तो वहां जो भी डिस्टरबेंस होगा उसका असर आपके राज्य पर निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए पड़ोसी उतना ही रहे जिससे कि मतलब वो खाता पीता रहे, हमसे ज्यादा मजबूत ना हो। नहीं, इसको तो एकदम व्यवहारिक होकर समझना। तुम लोग का घर और के पड़ोसी वड़ोसी है, कुछ लोग पड़ोसी होंगे, तो अगर तुम्हारा पड़ोसी एकदम गरीब है, तुम्हारे पास मर्सिडीज है और उसके पास में साइकिल खरीदने के भी पैसा नहीं है, भले तुम्हारे सामने ना बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कैसा उसका व्यवहार रहता है? सामने नहीं बोलेगा। और गलती से अगर मान लो उसको कभी जरूरत पड़ गया, उसके घर में कोई बीमार हो गया और आकर कह दिया कि भाई साहब जरा अपनी गाड़ी दीजिए ना, हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो देखेगा ऐसे है, साइकिल पे चढ़ने की औकात नहीं है, ये मर्सिडीज लेवा गया से। सामने तो कुछ ना बोले, उसके बाद क्या सोचेगा? कब मौका मिले कि इसका चक्का पंक्चर करूं।
है ना। और गांव में तो इतना मैंने कई बार देखा भी है, चक्का तो छोड़ दो। अब मर्सिडीज गाड़ी की बात बता रहा हूँ, जो साइड वाला लाइट रहता से मिरर रहता है, एक एक मिरर पता है कितने का आता है, जो कार के साइड में लगा रहता है जो देखने के लिए। अगर मर्सिडीज है तो कम से कम 25 से 30 हज़ार का आता है। i20 का, अगर i20 जो सबसे कॉमन आपको दिखता है, उसका एक साइड का मिरर 7 से 8 हज़ार का आता है ओरिजिनल। डुप्लीकेट तो 2.5-3 हज़ार में भी आ जाएगा, कंपनी वाला। अब बताओ, कुछ ना करे, आपकी गाड़ी खड़ी है, एक डंडा लेकर आया, एक डंडा मारा, तोड़ दिया, नुकसान कितना? 25-30 भरिए। करते हैं कि ना इस तरह से परेशान करने का। लेकिन अगर वही अगर खाता पीता है, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया है, जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा मदद भी कर दीजिए। इसलिए अमीर व्यक्ति कभी भी अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करता, बनाकर रखता है। मान लो कहीं आउटिंग में चला गया घूमने के लिए और रात में उसका घर लूट लिया, कौन लूटेगा? वही सबसे पहले लूटेगा, क्योंकि तुम्हारे घर के बारे में वही जानता है। क्लियर है? या ना रहने पे भी तुम्हारे घर में क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसको सबसे पहले जानकारी किसको मिलेगी? तुम्हारे घर में आग लग जाए तो सबसे पहले कौन पहचान, किसको पता चलेगा कि आग लगा है? पड़ोसी को कि दूसरे गांव वाले को? इसलिए पड़ोसी को हमेशा बनाकर रखा जाता है ना। तुम लोग हॉस्टल में रहते हो ना, रूम पार्टनर से पंगा मत लेना, जो भी तुम लोगों के रूम पार्टनर है ना। नहीं पता चला किसी रोज खाने होने में जहर वहर दे दिया तो वो भी गड़बड़ है, नहीं? अब आज से कोई तुम्हारा रूम पार्टनर लाएगा ना, तो पहले पहले तुम खाओ, नहीं? तब खाना। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इंसान बहुत खतरनाक होने लगा है। नहीं तो खैर, बिस्मार्क, तो अब यहाँ पे बिस्मार्क जैसे चांसलर बना और ये सब काम किया, तब इसको पता ये चला कि इन तीनों को डिफीट करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले प्लान बना रहा था किसके लिए? ऑस्ट्रिया के लिए। लेकिन इससे पहले कि युद्ध करता ऑस्ट्रिया के साथ, तब तक डेनमार्क ने नौटंकी कर दी। इसलिए यह व्यक्ति जो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के लिए तैयार था, उधर ऑस्ट्रिया भी तैयार था, लेकिन जब एक दुश्मन दूसरा नया मिल गया और डेनमार्क इसको भी चुनौती दे रहा था और डेनमार्क इसको भी चुनौती दे दिया, तो कॉमन दुश्मन हो गया कि ना? नहीं। और इसी समय इन लोगों ने एक समझौता कर लिया, गेस्टाइन समझौता जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के साथ। और उस समझौता में ये कहा गया, ये खुद कहता है बिस्मार्क कि ऑस्ट्रिया भाई साथ में आ जाते हैं, और जो सेल्सविग और होलिस्टीन की बात हुई है, हम लोग आपस में बांट लेंगे, एक हम ले लेंगे और एक तुम ले लोगे। अब ये है दुश्मन, लेकिन बोला क्या फर्क पड़ता है, हाथ मिलाने से कम एक क्षेत्र तो मिल जाएगा। क्लियर है? और जैसे ये सब कुछ होता है, युद्ध जीतता है, जीतने के बाद में सेल्सविक खुद रखता है और हॉलस्टीन इसको दे देता है। और ये जानबूझकर, ये बिस्मार्क की सबसे बड़ा डिप्लोमेसी है, यहाँ पे कूटनीति है। संधि भी बहुत मायने रखता है कि आपने क्या लिया और क्या अपने मित्रों को दिया, इस पे निर्भर करता है। और इसने दिमाग लगा दिया, चूंकि देखा कि भाई जो सेल्सविग है उसमें मिक्स जनता है, और हॉलेस्टाइन या हॉलेस्टीन जो है उसमें प्योर जर्मन है लोग। तो इसको पता था कि प्योर जर्मन है, तो कभी भी जर्मन नेशनलिज्म जब इमर्ज करेगा तो ये हमेशा हमारा ही सपोर्ट करेंगे। इसलिए ये दिमाग लगा कर दिया है। ऑस्ट्रिया बेचारा खुश है कि एक क्षेत्र हमने ले लिया, लेकिन इसको पता है कि जब तक हम चाहेंगे तभी तक ये क्षेत्र तुम्हारे पास रहने वाला है। और जब इसको लगा कि भाई अब लेना जरूरी है, तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेगा। और जैसे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेगा तो हॉलस्टीन का जो इलाका था, प्योर जर्मन थे, उनका समर्थन मिलेगा, और धीरे से बिस्मार्क ने इनको भी कब्जा कर लिया। आ रही बात समझ में? दूसरा, इस ऑस्ट्रिया के खिलाफ में एक और काम किया इसने, वेनेसिया, इटली को उकसाया। बिस्मार्क इटली वालों से मिलता है और कहता है काबूल से, क्या हालचाल है, वेनेसिया चाहिए कि नहीं? तो बोला चाहिए। तो बोला तब मेरे साथ दो, जब मैं इधर से हमला करूं तो तुम भी उधर से हमला कर देना, तुझे भी वेनेशिया मिल जाएगा और मुझे भी हॉलस्टीन मिल जाएगा। नहीं, तो ये उसको आश्वासन देता है कि अगर आप हमारे साथ रहें और मेरे हिसाब से चले तो आपको वेनेशिया भी दिलवा दूंगा और साथ ही साथ आपको रोम भी मिलेगा।
बोला रोम कैसे मिलेगा? तो थोड़ा सा धीरज रखो, अभी नेपोलियन तृतीय को दोहराऊंगा। नहीं, और जैसे नेपोलियन तृतीय को दोहराऊंगा तो ये इनको मजबूर होना पड़ेगा रोम से अपनी सेना हटाने के लिए, और जैसे ही यहां से सेना हटाएगा तुरंत तुम रोम पे कब्जा कर लेना। अब देख रहे हो किस तरह से इसने किसका किसका साथ लिया। इटली का सहयोग ले रहा है, उनको ऐसा नहीं कि खाली हम सहयोग ले रहे हैं। बिस्मार्क जो यथार्थवादी पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो उनके साथ जुड़ने में क्या होता है कि खाली उसी को फायदा नहीं होगा, आपको भी फायदा कराते हैं। जो रियलिस्टिक होते हैं, डिक्टेटर नहीं, डिक्टेटर तो सब कब्जा करना चाहेगा, लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच का व्यक्ति होता है, ऐसे भी आप देख लेना कि जैसे आपका जो फ्रेंड होगा अगर रियलिस्टिक अप्रोच का होगा, तो रियलिस्टिक अप्रोच वाले फ्रेंड से आपको नुकसान नहीं होता। अगर फायदा होगा तो दोनों को होगा, नुकसान होगा तो दोनों को होगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे बिस्मार्क अगर ये सब कूटनीतिज्ञ ना होता तो ये सब काम कैसे करता। लेकिन जब पावर आता है ना तो एटीट्यूड बदलता है। इसने ऑस्ट्रिया को रोक डाला था, डेनमार्क को रोक डाला था, अब बाकी थी फ्रांस का। फ्रांस का नेपोलियन तृतीय भागने लगा, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और ये बिस्मार्क यहाँ से सीधे फ्रांस में एंटर किया। और फ्रांस में एंटर ही नहीं किया बल्कि जो वर्साई का महल था, वर्साई के महल में एक कक्ष जिसे हम हॉल ऑफ मिरर कहते हैं, शीश महल कहते हैं, शीश महल में एंटर कर गया और वहीं पे जाकर अपने आप को कहा कि मैं कौन हूँ, तो मैं जर्मनी का चांसलर हूँ और मैंने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। अब भले राजा चाहे कुछ भी हो, निकम्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसके राजमहल में घुस गए हैं, तो ये फ्रांस का अपमान है कि ना? अरे बात समझ में? तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जर्मनी ने फ्रांस की नेशनल जो फीलिंग्स था उसको तो इसने बहुत बर्बाद किया था। और इसी समय विद्वानों ने यह कह दिया कि अब एक युद्ध तो होना ही है। क्लियर है? क्योंकि भाई आज नहीं तो कल फ्रांस जरूर इस अपमान का बदला लेगा ही लेगा। क्लियर है? तो ये हम देखते हैं इस प्रकार से बिस्मार्क के संदर्भ में। अब लिखिएगा आप लोग थोड़ा सा बिस्मार्क में। Bismarck was a realistic political leader, a realistic political leader बिस्मार्क एक यथार्थवादी राजनीतिक नेता था। The process of unification, the process of unification of Germany gained momentum when Prussia King William I insisted on making Prussia a powerful nation, by using military force. जर्मनी के एकीकरण को तीव्रता तब मिली,
जब प्रशा के राजा विलियम प्रथम जब प्रशा के राजा विलियम प्रथम ने सैन्य ताकत के द्वारा सैन्य ताकत के द्वारा सैन्य ताकत के द्वारा एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रशा को स्थापित करने का प्रयास किया। सैन्य ताकत के द्वारा एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रशा को स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट, द किंग ऑफ प्रशा ऐसे लिखिएगा, है ना, द किंग ऑफ प्रशा wanted to carried out military reform प्रशा के शासक प्रशा में सैन्य सुधार लाना चाहता था बट द पर्शियन पार्लियामेंट, पर्शियन PER से मत लिख दीजिएगा, इसी में प्रशा जहां पे आप लिखे हैं खाली एन जोड़ दीजिएगा, है ना, तो पर्शियन हो जाएगा। द पर्शियन पार्लियामेंट डिड नॉट पास द बजट, लेकिन प्रशा की संसद बजट पास नहीं किए। टू हैंडल दिस सिचुएशन किंग मेड बिस्मार्क द चांसलर, इन परिस्थितियों को संभालने के लिए राजा ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। Then Bismarck tried to convince Parliament in the favor of military reform. Bismarck tried to convince Parliament in favor of military reform. तत्पश्चात बिस्मार्क ने सैन्य सुधार के लिए या सैन्य सुधार के पक्ष में संसद को समझाने का प्रयास किया। बट पार्लियामेंट डिडंट लिसन टू बिस्मार्क, लेकिन संसद ने बिस्मार्क की एक न सुनी। इन दिस सीक्वेंस, इसी क्रम में बिस्मार्क सेड दैट, इसी क्रम में बिस्मार्क ने कहा, इन दिस सीक्वेंस बिस्मार्क सेड दैट, इसी क्रम में बिस्मार्क ने कहा, इन्वर्टेड कोमा, नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटी डिसीजंस,
not by speeches and majority decisions, comma, but by blood and iron, policy and this great question of the day be decided हिंदी में लिखिएगा, भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं, बल्कि आज के इस महान प्रश्न का निर्णय, भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं बल्कि आज के इस महान प्रश्न का निर्णय रक्त एवं लौह नीति से होगा। आज के प्रश्नों का समाधान ये खोज रहा है ना, तो आज के प्रश्नों का समाधान सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता था, ब्लड एंड आयरन से हो सकता था, आपके भाषण देने से नहीं होगा, है ना। बहुत धज्जिया उड़ाया था ये संसद में नेताओं को, मतलब ये समझ लो, भले नहीं माने इसीलिए और चीर कर नहीं माना, सब नेताओं को खून की आंसू रुला दिया, ऐसी बातें कहा क्योंकि ये पॉलिटिशियन तो था नहीं, ये तो एक ब्यूरोक्रेट है, और वो भी एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो सही में प्रजा को मजबूत करना चाह रहा था। अच्छा, फिर इसलिए भी ये कर पाया क्योंकि राजा का सहयोग था, इसलिए कोई किसी बात की दिक्कत थी नहीं, इसलिए इसको मौका मिला और जबरदस्त तरीके से धोया है पॉलिटिशियन को। क्लियर है? अगला पॉइंट, now military reform implemented without the permission of the parliament, and military reform created a powerful military, अब बिना संसद की अनुमति के सैन्य सुधार लागू किए गए, और इस सैन्य सुधारों ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, Next point, Bismarck had a good understanding of European politics. Bismarck had a good understanding of European politics. बिस्मार्क को यूरोपीय राजनीति की अच्छी समझ थी, बिस्मार्क को यूरोपियन राजनीति की अच्छी समझ थी। He believed that European powers did not want the unification of Germany. उसे विश्वास था कि
या वह मानता था कि, उसे विश्वास था कि यूरोपीय शक्तियां, उसे विश्वास था कि यूरोपीय शक्तियां जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहती, जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहती, बिकॉज, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहती, बिकॉज क्योंकि अ यूनिफाइड जर्मनी, अ यूनिफाइड जर्मनी was a threat to the power balance of Europe. Germany was a threat to the power balance of Europe. क्योंकि एकीकृत जर्मनी, एकीकृत जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन, एकीकृत जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए खतरा है, या खतरा हो सकता है, के लिए खतरा था, यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए खतरा था। ये समझ में आ रही है? शक्ति संतुलन है ना, बैलेंस ऑफ पावर। जैसे अभी हमारा अपना देश भारत है, बगल में हमारे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि इन सब में अगर देखा जाए तो चीन सबसे ताकतवर है, तो इसलिए भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? चीन से। याद रखना, भारत के लिए खतरा पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, नहीं है, उसको हम जब चाहे तब निपटा सकते हैं, उतनी हमारे पास क्षमता है, लेकिन चीन के लिए है, चीन को निपटाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अभी तो एक हमारे बगल में चीन है, तो हमें नाक में दम किए रहता है। और कैसे नाक में दम किए रहा? कभी पाकिस्तान को सपोर्ट, हालांकि चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब देखो होंगे हर मामले में चीन किसका समर्थक है? पाकिस्तान का। क्यों करता है ऐसे? क्योंकि चीन समझता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, कौन है? भारत है, क्योंकि भारत ताकतवर है ना। अरे बस में देखो, यहीं पे पॉलिटिक्स मार खा रहे हैं हम लोग, चीन और भारत में। चीन अपना पूरा पॉलिसीज बना रहा है, किसको ध्यान में रखकर? भारत को। वो पाकिस्तान को देखकर नहीं बना रहा है, बांग्लादेश को नहीं देखकर बना रहा है। हम आज भी सबसे बड़ा शत्रु और अपनी पूरी एनर्जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के विरुद्ध लगा रहे हैं। अरे बस में हर समस्या के केंद्र में हम किसको लाते हैं? अरे अपने से कमजोर व्यक्ति से तुलना बेवकूफ लोग करता है। हमें अगर तुलना करनी है तो किससे करना पड़ेगा? तब ना हम आगे निकलेंगे। चीन के साथ तुलना करेगा, अमेरिका के साथ तुलना करना पड़ेगा, डेवलपमेंट में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में जापान से हमें तुलना करनी है। उससे कर रहे जो भूखा नंगा गरीब है ना, पानी हम सिंधु का खाली रोक दे तो मर जाएगा पीने के लिए। अरे बात समझ में, अगर एक बार हम अपने समझौता रद्द कर दे तो क्या होगा स्थिति? रोको भी मत, हम तो कहते रोको भी मत, छोड़ दो। तो अगर रोक दे तब भी मरेगा और छोड़ दे तब भी मरेगा। हमें अपनी पूरी ताकत बनानी चाहिए। बिस्मार्क किसके लिए ताकत बना रहा है? देख लो, जो उस समय ताकतवर है। और सबसे बगल में बैठा हुआ कौन है इस समय? यूरोप का नेता कौन है? फ्रांस। अब जानते ना, यूरोप का नेता फ्रांस और ब्रिटेन, ये द्वितीय विश्व युद्ध तक भाई साहब किसी को हिलने नहीं दिए हैं, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखिएगा 1945 में जब समाप्त होता है, उससे पहले नेता कौन है? यही तो है, ब्रिटेन और फ्रांस है। वो तो ब्रिटेन और फ्रांस की दादागिरी तब खत्म हुई जब अमेरिका ने एटॉमिक हमला कर दिया। और जैसे एटॉमिक पावर का इस्तेमाल किया, उसके बाद अमेरिका की ताकत, और वो दादा बना। और वो दादा बना तो ये फ्रांस और ब्रिटेन सेकंड कैटेगरी के पावर हो गए। नहीं तो देख लेना 45 के बाद में अब अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस से झगड़ा नहीं कर रहा है, रूस के साथ लगा हुआ है, सोवियत यूनियन। क्योंकि 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी है, रशियन रेवोल्यूशन 1917, और रूस की क्रांति के बाद में भाई साहब रूस जबरदस्त तरीके से डेवलप किया है।
आज हम खाली रूस कहते हैं ना, उस समय हम लोग सोवियत संघ कहते थे, सोवियत यूनियन। रूस बहुत बड़ा